नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स दिस वीक में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी इस हफ्ते की बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। तमाम कोर्ट की कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और बलात्कार के मामले पर स्वतः संज्ञान समेत दाखिल अन्य याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। चीफ जस्टिस सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच में सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीबीआई की जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा कि इस मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है और सीजेआई ने रिपोर्ट दाखिल यानी कि रिपोर्ट देखने के बाद कहा है कि 15 अक्टूबर को सीबीआई के द्वारा दाखिल 5वीं स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि अब तक की हुई जांच के आधार पर आरोपी संजय रॉय के खिलाफ बीएनएस की धारा 64 और 66 के तहत अपराध के लिए 7 अक्टूबर को चार्जशीट दाखिल की गई है। सीबीआई ने कहा कि एसीजेएम सियालदह ने मामले का संज्ञान लिया और आरोप तय करने के लिए स्पेशल कोर्ट में 4 नवंबर की तारीख तय कर दी है, जबकि सीबीआई की रिपोर्ट में अन्य आरोपियों की भूमिका के लिए अभी जांच जारी है। बता दें कि साथ ही सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट के कुछ पक्षों से इस मामले से जुड़े हुए कुछ अहम जानकारी मिली है, उन पर भी विचार किया जा रहा है। सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट में दी गई जानकारी के आधार पर कहा है कि सीबीआई को इस केस में सुप्रीम कोर्ट के पक्षकारों की ओर से बताए गए पहलू और मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितता को लेकर जांच कर रही है। ऐसे में सीबीआई इन दोनों पहलुओं पर 3 हफ्ते में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। और सीबीआई ने यह भी बताया है कि सीबीआई मृतक के माता पिता के सीधे संपर्क में है और उन्हें अब तक उठाए गए कदमों से अवगत कराया गया है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मृतक के माता पिता से संपर्क किया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी प्लेटफॉर्म से मृतका से संबंधित कोई भी जानकारी को हटा दिया जाए। एसजी ने नेशनल टास्क फोर्स के बारे में बताया कि टास्क फोर्स के सामने अब तक करीब 7,800 अस्पतालों ने जानकारी साझा की है। सीबीआई ने कहा है कि 7,800 अस्पतालों ने अपने जवाब जो है वो टास्क फोर्स को दिए हैं, लेकिन 1 महीने से अधिक समय से कोई भी बैठक क्यों नहीं हुई है। टास्क फोर्स को अपने काम में तेजी लानी चाहिए। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल कर कहा है कि विभिन्न स्तरों पर समिति गठित की गई है, आपातकालीन अलार्म भी लगाए गए हैं और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 31 अक्टूबर तक सभी बचे हुए काम को पूरा कर लिया जाएगा। सीबीआई ने पूछा कि क्या बायोमेट्रिक लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल ने कहा है कि हम 31 अक्टूबर तक बायोमेट्रिक और शौचालय के काम को भी पूरा कर लिया जाएगा। और इसके बाद कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेते हुए कहा है कि राज्य सरकार के हलफनामे के मुताबिक शौचालय, ड्यूटी रूम और सीसीटीवी के काम का ब्यौरा दिया गया है, जिसके मुताबिक 90% काम पूरा हो चुका है। साथ ही सीबीआई ने कहा है कि राज्य की समिति शिकायत निवारण समिति राज्य और जिला स्तर पर सुरक्षा ऑडिट करे और अस्पतालों में तैनात सुरक्षा कर्मियों और सत्यापन के काम को भी जल्द ही पूरा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को सरकारी जमीन का पट्टा रद्द करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान द्वारा स्थापित मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका खारिज की है, जिसमें 4 फरवरी 2015 की लीज डीड रद्द करने को चुनौती दी गई थी। ट्रस्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 18 मार्च 2024 को किए गए फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें 31 मार्च 2023 को
लिए गए सरकार के फैसले के खिलाफ उसकी याचिका खारिज कर दी गई। पीठ ने सरकारी अधिकारियों से ये भी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि ट्रस्ट को लीज पर दी गई जमीन पर चल रहे स्कूल के स्टूडेंट को वैकल्पिक उपयुक्त स्थान में प्रवेश मिले। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा है कि बिना कोई कारण बताए ये निर्णय लिया गया है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस बात की ओर इशारा करते हुए 2015 की अंदर लीज देने का फैसला तब लिया जब आजम खान मंत्री थे। निजी ट्रस्ट को दिए जा रही लीज की वैधता पर संदेह जताया, जिसके बाद आपको बता दें कि खान आजीवन सदस्य थे। और साथ ही साथ सीजेआई ने पूछा है कि फैसले को पढ़ते समय ऐसा प्रतीत होता है कि आपके मुवक्किल आजम खान वास्तव में शहरी विकास मंत्रालय के प्रभारी कैबिनेट मंत्री थे और वे अल्पसंख्यक मंत्रालय के भी मंत्री थे और ऐसे में पारिवारिक ट्रस्ट को आवंटित करवाई, जिसके साथ ही जीवन सदस्य भी वो रहे हैं, यानी कि आजीवन सदस्य हैं। और लीज शुरू में सरकारी संस्थान के पक्ष में थी, जो एक निजी ट्रस्ट से जुड़ी हुई है। एक लीज जो सरकारी संस्थान के लिए थी, उसे निजी ट्रस्ट को कैसे दिया जा सकता है। पीठ ने आदेश में कहा कि सीनियर एडवोकेट की इस दलील का जवाब देते हुए स्कूल में लगभग 300 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और जिन्हें किसी वैकल्पिक स्कूल में एडमिशन नहीं दिया गया। हम स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव या उत्तर प्रदेश राज्य के सक्षम प्राधिकारी से अनुरोध करेंगे कि वे उपरोक्त शिकायत पर गौर करें। ये सुनिश्चित करें कि किसी भी बच्चे को उपयुक्त शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित न किया जाए। बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी हत्याकांड मामले में दोषी पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला को राहत नहीं मिली है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला की उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें दोषी मुन्ना शुक्ला ने सरेंडर करने के लिए समय मांगा था। दरअसल 13 जून 1998 को पटना के IGIMS में बिहार सरकार के मंत्री रहे बृज बिहारी प्रसाद की हत्या की गई थी, जिसमें मुन्ना शुक्ला समेत 6 को निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो पटना हाईकोर्ट ने इन सभी को बरी कर दिया। इसके बाद बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी और सीबीआई की ओर से हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। इस अपील पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट 4 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा, जबकि सूरजभान सिंह और राजन तिवारी सहित अन्य को बरी कर दिया गया था। मुन्ना शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट के 4 अक्टूबर के इस फैसले के बाद अपने सरेंडर के लिए समय दिए जाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। बता दें आपको कि हाईकोर्ट ने पहलवानों के आरोपों के मामले में दायर सिंह की याचिका पर फिलहाल सुनवाई से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि उन्होंने अपने खिलाफ आरोप तय करने के आदेश और कार्रवाई को चुनौती देने के लिए याचिका क्यों दायर की है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए महिला पहलवानों की यौन उत्पीड़न के मामले में दर्ज FIR और आरोपों को रद्द करने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देने, प्राथमिकी, आरोप पत्र और अन्य सभी कार्रवाई को रद्द करने का अनुरोध करने के लिए एक ही याचिका दायर करने पर उनसे सवाल किया। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने गुरुवार को कहा कि हर चीज पर कोई एक आदेश लागू नहीं हो सकता। यदि आप आरोपों पर आदेश को रद्द करना चाहते थे तो आप आ सकते थे। मैं मुकदमा शुरू होने के बाद हर बात को चुनौती दे रही हूँ और ये कुछ और नहीं बल्कि एक टेढ़ा रास्ता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में दर्ज प्राथमिकी और आरोप रद्द करने का अनुरोध वाली दलीलों पर नोट दाखिल करने का समय दिया है। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 26 सितंबर तय की है। न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक सिंह की ओर से पेश अधिवक्ता राजीव मोहन ने कहा कि कथित पीड़ितों द्वारा बताए गए उदाहरणों में कोई निरंतरता और कारणों में कोई समानता नहीं है। उन्होंने तर्क दिया है कि सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोप किसी अन्य मकसद से प्रेरित है और चूंकि वह उस समय WFI के प्रमुख थे, इसीलिए सभी शिकायतों का साझा उद्देश्य उन्हें WFI प्रमुख के पद से हटाना था।
है। नागरिकता कानून की धारा 6A पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में अहम सुनवाई हुई। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने असम समझौते को आगे बढ़ाने के लिए 1985 में संशोधन के माध्यम से नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, MM सुंदरेश और मनोज मिश्रा की बहुमत से फैसला सुनाया, जबकि जस्टिस JB पार्दीवाला ने अहम असहमति जताई है। धारा 6A को 1985 में असम समझौते में शामिल किया गया था ताकि बांग्लादेश से अवैध रूप से आए उन अप्रवासियों को नागरिकता का लाभ दिया जा सके जो 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971 के बीच असम में आए थे। कोर्ट ने 4-1 बहुमत से नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी है। धारा 6A असम समझौते को मान्यता देती है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस JB पार्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने यह फैसला सुनाया। जस्टिस पार्दीवाला ने धारा 6A को असंवैधानिक ठहराने के लिए असहमतिपूर्ण फैसला दिया। CJI DY चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि असम समझौता अवैध प्रवास की समस्या का राजनीतिक समाधान था और धारा 6A विधायी समाधान था। बहुमत ने माना कि संसद के पास प्रावधान को लागू करने की विधायी क्षमता थी। बहुमत से पीठ ने माना कि धारा 6A को स्थानीय आबादी की सुरक्षा की आवश्यकता के साथ मानवीय चिंताओं को संतुलित करने के लिए लागू किया गया। पीठ ने बहुमत से यह भी माना कि असम को बांग्लादेश के साथ बड़ी सीमा साझा करने वाले अन्य राज्यों से अलग करना तर्कसंगत था, क्योंकि असम में स्थानीय आबादी में अप्रवासियों का प्रतिशत अन्य सीमावर्ती राज्यों की तुलना में अधिक था। असम में 40 लाख प्रवासियों का प्रभाव पश्चिम बंगाल में 57 लाख प्रवासियों से अधिक है, क्योंकि असम में भूमि क्षेत्र पश्चिम बंगाल की तुलना से बहुत कम है। पीठ ने बहुमत से यह भी माना कि 25 मार्च 1971 की कट ऑफ तिथि तर्कसंगत थी, क्योंकि यह वो तिथि थी जब बांग्लादेश मुक्ति युद्ध समाप्त हुआ था। प्रावधान के उद्देश्य को बांग्लादेश युद्ध की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। पीठ का यह भी मानना था कि धारा 6A ना तो अधिक समावेशी है और ना ही कम समावेशी है। CJI चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में यह भी कहा कि किसी राज्य में विभिन्न जातीय समूह की मौजूदगी का मतलब यह नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 29 उपधारा 1 के अनुसार भाषाई और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया। जस्टिस सूर्यकांत ने अपने फैसले में याचिकाकर्ता का तर्क खारिज किया कि धारा 6A संविधान की प्रस्तावना में निहित भाईचारे के सिद्धांत का उल्लंघन करती है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि भाईचारे को इस तरह से नहीं समझा जा सकता कि किसी को अपने पड़ोसियों को चुनने का अधिकार होना चाहिए। जस्टिस कांत के फैसले ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि निर्दिष्ट कटाव तिथि के कारण प्रावधान स्पष्ट मनमानी से ग्रस्त है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति JB पार्दीवाला ने कहा कि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A जो असम समझौते के अंतर्गत आने वाले अप्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने में सक्षम बनाती है, समय के साथ अमान्य हो गई है। याचिकाकर्ताओं को यह साबित करना होगा कि जातीय समूह दूसरे जातीय समूह की मौजूदगी के कारण अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। इस तर्क का कोई आधार नहीं है कि धारा 6A भाईचारे के सिद्धांत का उल्लंघन करती है। अकेले असहमति जताने वाले जज जस्टिस पार्दीवाला ने कहा कि धारा 6A राजनीतिक समझौते को विधायी मान्यता देने के लिए बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि धारा 6A के उद्देश्य की व्याख्या करते समय असम समझौते पर हस्ताक्षर करते समय पार्टियों की मंशा को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। पुणे में साल 2012 में हुए तिहरे हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अदालत ने मौत की सजा पाए दोषी को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और अभियोजन उचित संदेह से परे अपराध साबित करता हुआ यहाँ पर विफल रहा है। बता दें आपको कि जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है उसमें कहा यह जा रहा है कि
जस्टिस बी.आर. गवाई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और यहाँ पर जो है वो अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपराध साबित करने में विफल रहा है और इसीलिए हमने अपील स्वीकार कर ली है और दोषी विश्वजीत करवा मसलकर ने जुलाई 2019 के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2012 में मां, पत्नी और 2 साल की बेटी की हत्या के लिए दोषी को दी गई मौत की सजा को बरकरार रखा था। पुणे की एक ट्रायल कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया था और 2016 में मौत की सजा सुनाई थी। शीर्ष अदालत ने जनवरी 2020 में अपील स्वीकार कर ली थी और इस साल 25 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आरोपी को अपने परिवार के सदस्यों की हत्या का दोषी पाया गया था और कथित तौर पर तब जब उन्होंने इसके अपने सहकर्मी के साथ विवाहित संबंध पर आपत्ति जताई थी। हत्या के बाद दोषी ने पुलिस को सूचित किया था कि उसके घर में कोई चोरी के दौरान उसकी मां, पत्नी और बच्चे की हत्या कर दी गई है। हालांकि जांच के दौरान पुलिस को घटनाओं के बारे में उसका बयान अविश्वसनीय लगा और खासतौर पर देखते हुए भी कि घर में किसी भी सामान के चोरी होने या जबरन घुसने का कोई सबूत नहीं था। इसके अलावा पुलिस को ये भी संदेहास्पद लगा कि पड़ोसी फ्लैट में रहने वाले बुजुर्ग को चोटें आई थी। पुलिस ने आखिरकार पाया कि आरोपी ने खुद ही अपने बुजुर्ग पड़ोसी को घायल कर दिया था ताकि वह हत्या की शिकायत न कर सके। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई द्वारा जेल से कथित तौर पर दिए गए टीवी इंटरव्यू में अपराध और अपराधियों का महिमा मंडन करने की जांच कर रही एसआईटी पर मामले में एफआईआर रद्द करने की पंजाब पुलिस की सिफारिशों के बाद भी कोर्ट को सूचित न करने पर हैरानी जताई है। जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस लपिता बनर्जी के खंडपीठ ने कहा है कि हमारे संज्ञान में आया कि 9 अक्टूबर 2024 को JIMC SAS नगर के समक्ष निस्तारीकरण रिपोर्ट की दाखिल की गई है। ये जानकर हैरानी होती है कि उक्त रिपोर्ट 15 अक्टूबर 2024 को इस न्यायालय को प्रस्तुत की गई थी जब मामला सुनवाई के लिए आया था और न्यायालय ने ये भी टिप्पणी की कि पंजाब सरकार के वकील मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष निरस्तीकरण रिपोर्ट दाखिल करने में जल्दबाजी के संबंध में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में असमर्थ थे। इसीलिए इसने मामले में आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कल ही एसआईटी ने बिश्नोई को हिरासत में ले जाने के दौरान ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों द्वारा कदाचार, लापरवाही और कर्तव्य में लापरवाही के बारे में हलफनामा पेश किया था। एसआईटी के अनुसार साक्षात्कार उस समय आयोजित किया गया जब वह खरड़ में पंजाब पुलिस की अपराध जांच एजेंसी के परिसर में था और बाद में हाई कोर्ट ने उल्लेख किया कि उस समय तैनात अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार दिया गया। मामले को 28 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध करते हुए न्यायालय ने एसआईटी प्रमुख को जांच रिपोर्ट की कॉपी तत्काल दाखिल करने और इसकी कॉपी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एमिकस क्यूरी और पंजाब एवं हरियाणा राज्यों के वकील को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।